पिछली मर्तबा हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है और हमने देखा था कि इसमें जो हाइपोथेसिस होता है वो उसको हमने कहा था सिग्मॉइड फंक्शन भी है। उसकी शक्ल इस तरह की थी कि वो एस शेप्ड फंक्शन था और वो 0 से 1 के बीच में एसिम्पटोट करता है। ए 0 से नीचे नहीं जा रहा होता समझ लें, और 1 से ऊपर नहीं जा रही होती उसकी वैल्यू। पिछले मरतबा हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे जिसमें हमने कहा था कि हमारा जे कुछ इस तरह का नज़र आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, और ये जो कॉस्ट ऑफ एच नॉट एच थीटा एक्स आई कॉमा वाई आई है, ये है कॉस्ट टू आउटपुट सर्टेन वैल्यू बाय द हाइपोथेसिस गिवन द एक्चुअल लेवल बाय आई। और ये जो कॉस्ट है ये असल में इस बॉक्स से पता चल सकता है कि ये जो कॉस्ट वाली टर्म लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। फिर हमने देखा था कि हमारा कॉस्ट फंक्शन इस तरह का है कि कॉस्ट ऑफ एच कॉमा वाई, यानी इफ एक्चुअल लेवल इज़ वाई तो हाइपोथेसिस की वैल्यू आउटपुट करने की जो कॉस्ट है वो दो डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू थी, माइनस लॉग हाइपोथेसिस, माइनस लॉग 1 माइनस हाइपोथेसिस फॉर द केसेस y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। फिर हमने देखा था इसको हम ज़रा बेहतर तरीके से कह लें या इसको ज़रा आसान तरीके से कह लें या कॉम्पैक्ट तरीके से कह लें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये असल में सिर्फ लिखने का एक तरीका मुख्तलिफ है। अभी भी अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट गिवन y इज इक्वल टू 1 रिमेन्स द सेम, जो कि ऊपर थी वो यहाँ पर आ रही है, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइपोथेसिस वैल्यू गिवन y इज इक्वल टू 0 वो भी वही वैल्यू आ रही है। जो अब मैं इसको ऊपर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, वो भी यहाँ से देखा जाए तो वही वैल्यू आ रही है। तो ये एक ही फंक्शन है, उसके बाद हमने लिख इस तरह से दिया है। यहाँ तक हम पिछले मरतबा पहुँच चुके थे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि हमारा कॉस्ट फंक्शन दरअसल इस्तेमाल होता है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटा जो कि डेटा को सही फिट करे। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, हम थीटा को फाइंड आउट करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करेंगे, और थीटा फाइंड आउट कर लिया हमने तो इसका मतलब है हमने कोई हाइपोथेसिस दे दी है जो कि क्लासिफिकेशन कर रहा है। आइए देखते हैं कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पर किस तरह का होगा और कॉस्ट फंक्शन का उसमें क्या रोल है। ये जो मेरी कॉस्ट की टर्म है इसको हम देखें कि क्या बन जाएगी। जब हम पिछले स्लाइड में देखा था कि कॉस्ट की टर्म इस तरह से नज़र आ रही थी, माइनस वाई लॉग ऑफ हाइपोथेसिस माइनस 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस हाइपोथेसिस। तो ये कॉस्ट को हमने सब्स्टिट्यूट किया अगर तो हमारी जे की शक्ल ये बन जाती है। ये जे की शक्ल है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ ये वाला जो माइनस है ये हम बाहर ले आए, और जब वो बाहर आया तो इधर हमारे पास एक प्लस का साइन आ गया। ठीक है जी, कोई मतलब कोई बड़ी चीज़ हुई नहीं है यहाँ पे। अब हम इस जे को इस्तेमाल करेंगे टू फिट पैरामीटर थीटा। थीटा अगर आपको याद हो, थीटा एक वेक्टर है, और ये पूरा वेक्टर जो है ये कितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं, जितने हमारे फीचर्स होते हैं उससे एक से ज़्यादा। इफ़ वी हैव n फीचर्स तो n+1 का ही वेक्टर है। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हुए कि वी हैव टू फिट पैरामीटर थीटा, दैट मीन्स वी शुड मिनिमाइज जे ऑफ थीटा, और जिन वैल्यूज़ पर जे ऑफ थीटा, जिस वैल्यू पर जे ऑफ थीटा मिनिमम होगा वो वैल्यूज़ फॉर थीटा विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब है कि हम उस हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करेंगे मेक प्रेडिक्शन गिवन न्यू एक्स, और हाइपोथेसिस की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर हम थ्रेशोल्डिंग करके इवेंचुअली अपनी प्रेडिक्शन ले लेंगे कि वो लेवल 1 आएगा
या लेबल 0 आएगा इस पर। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमारा जो है वो अब इसी कॉस्ट फंक्शन से, इसी जे से हमने ज़रिए निकालना है। ये तो बिल्कुल वही एल्गोरिथम लिखा हुआ है जो हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन के वक्त। ये एक तरह से कह लेंगे आप, ये टेम्पलेट ही है उस एल्गोरिथम की कि हमारे पास गिवन फंक्शन जे है और वी वांट टू मिनिमाइज जे। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू रिपीट अंटिल वी कन्वर्ज, अंटिल द एल्गोरिथम कन्वर्ज। हमें रिपीट करना है और थीटा की वैल्यूज़ अपडेट करते जाना है। वो अपडेट किस तरह से करनी है, वो अपडेट करनी है जो पुराना तरीका था कि पुरानी वैल्यू में से एक नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू में से एक सर्टेन वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाएगी। ये सर्टेन वैल्यू क्या है, ये एक लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई किया गया था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस जे। याद रहे हमारा ये जो जे है ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, यानी इसमें एक ग्लोबल ऑप्टिमा मौजूद होगा, एक ही ऑप्टिमा होगा और वो ग्लोबल ऑप्टिमा होगा, ऐसे कह लें। एक ही मिनिमा है और वो ग्लोबल मिनिमा है। तो हमने जे जब चूज़ किया था पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जे वही चूज़ किया था जिसमें मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब ज़रा देखते हैं कि हमारा ये जो कॉस्ट फंक्शन, सॉरी ये जो डेरिवेटिव बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा कि लीनियर रिग्रेशन के वक्त लग रहा था। ये ये किस तरह से हम उस टर्म तक पहुंचते हैं वो समझने से पहले अगर रिकॉल करें, पिछले क्लास में हमने कहा था हमारा हाइपोथेसिस इज जी ऑफ जी,
और जी ऑफ सी को हमने कहा था इट इज़ 1/1 प्लस ई की पावर माइनस सी। ये हमारा जी ऑफ सी था। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो मैं इस लाइन में उस डेरिवेटिव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और वो आप अपने जो डेरिवेशन के रूल्स, डेरिवेटिव लेने के जो रूल्स होते हैं उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि हम बड़ी आसानी से ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं। इसमें जो एक चीज़ की है सिर्फ एक ये की है कि 1 को सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, इसका इफेक्ट 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हमारी टर्म की सिर्फ शक्ल बदली है, टर्म की जगह शक्ल बदली है तो हम यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस ई की पावर माइनस जी, 1 प्लस ई की पावर माइनस जी। यहाँ से हमने सिर्फ सेपरेट आउट किया था 1 प्लस ई पावर माइनस जी और 1 प्लस ई पावर माइनस जी का स्क्वायर। ये एक टर्म हम उठा के ले आए थे इधर, और दूसरी टर्म हमने जो एक 1 जो था -1 वो हमने इधर मूव कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हम इधर बड़े आराम से हमने देखा नीचे जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी उनमें से एक ने 1 और एक न्यूमरेटर को कैंसिल कर दी, कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या है बच गया हमारे पास जो चीज़ बच गई है उसको हम इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 1/1 प्लस ई पावर माइनस सी वाली जो टर्म है ये स्क्वायर में थी इधर। अब हमने जगह एक फैक्टर कॉमन लिया 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जी, तो पीछे हमारे पास ऊपर वाले एक्सप्रेशन के बाद ये टर्म बच जाती है। इसको अगर हम देखें तो ये तो जी ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस जी ऑफ सी है। तो असल में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं जी ऑफ जी का विद रिस्पेक्ट टू जी तो वो निकलता है जी ऑफ जी इंटू 1 माइनस जी ऑफ सी। तो ये इसका पैटर्न है, ये हमें जहन में रखना है। ये पैटर्न जहन में रखेंगे तो हमारे लिए वो वाली टर्म निकालना आसान होगा जिसमें हम कह रहे थे कि एग्जैक्टली वही टर्म आ गई है जो लीनियर रिग्रेशन के वक्त आई थी। ज़रा सा आगे चलते हैं। ये देखें हमने अपने देखा कि हमारा जे था क्या, हमारा जे यहाँ पर लिखा हुआ है -1/m और आगे समेशन है पूरी जिसमें एक टर्म y log h ऑफ x की है, दूसरी टर्म 1 माइनस वाई log ऑफ 1 माइनस एच एक्स की है। हम अब डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं इसका। डेरिवेटिव लिया तो log का डेरिवेटिव log x डेरिवेटिव 1/x होता है, तो उस तरह से हमने ये डेरिवेटिव ले लिया h ऑफ x का। और फिर उसके बाद जरी बात है अगर log ऑफ fx कहते हैं 1/fx, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ fx भी लेना होता है, वो हमने यहाँ पर ले लिया डेरिवेटिव ऑफ fx। इसी तरह जो सेकंड टर्म है हमारी कॉस्ट फंक्शन की, उसके साथ भी हमने यही एग्जैक्ट स्टेप्स लिए हैं उसमें भी, और ये 1/f ऑफ x आया और ये डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x हमने उसके बाद लेना ही है। तो ये टर्म हमारी कुछ इस तरह से बन गई। हमने देखा था कि h ऑफ x सॉरी जो z का डेरिवेटिव है वो ये फॉर्म लेता है, तो हमने g का डेरिवेटिव यहाँ पर देखा कि उसने ये वाली फॉर्म ले ली है, और जब इसने ये वाली फॉर्म ली है तो हमने बड़े आराम से इस h ऑफ x को लिख दिया। रिमेंबर h ऑफ x वाज इक्वल टू g ऑफ c। अच्छा अब ये z इटसेल्फ भी तो एक फंक्शन ऑफ x है ना, तो हमें जरी बात है z क्या था, थीटा टी एक्स फंक्शन ऑफ x था, तो हमें उसका अगेन एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए वही टर्म आ रही है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा जी, यही बिल्कुल एग्जैक्ट काम हमारा राइट साइड वाले टर्म के साथ भी हुआ है, और हमने कोई मुश्किल चीज़ तो की नहीं है। अच्छा जी, ये बात हमने कर ली कि z इज थीटा टी एक्स। अब क्या बना, अब हमने सिर्फ ये किया कि z इज इक्वल टू बिकॉज z वाज इक्वल टू टी एक्स, तो हमने जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था j, और h ऑफ x हमारा g ऑफ c भी कहलाता है, और z हमारा थीटा टी एक्स है। इसी डेरिवेशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। इस डेरिवेशन में हम हमारा जो अगला जो टर्म निकलती है सब्स्टिट्यूशंस के बाद वो ये निकल रही है, हमने g ऑफ z को h ऑफ x से रिप्लेस कर दिया।
तो हमें दोनों तरफ उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, यानी लेफ़्ट साइड पर भी, इस प्लस की लेफ़्ट साइड पर भी नज़र आ रहा है हमें उसका इम्पैक्ट, और राइट साइड पर भी उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये टर्म्स आपस में कैंसिल भी हो रही हैं, तो बड़े आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा सारा का सारा हमारा ये एक्सप्रेशन। इस सारे को आप खुद से, आई वुड सजेस्ट कि अपने हाथ से इसको खुद से करके देखिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर एक बार देख लिया है इस सारा का सारा स्टेप, तो उसके बाद स्लाइड्स को बंद करें। स्लाइड्स को बंद करने के बाद एक दफ़ा गो थ्रू करें, स्टार्टिंग पॉइंट से चलें, जो हमारे जो फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है जैसे यहाँ से आप शुरू हों और डेरिवेटिव लेना शुरू कर दें। अपने रूल्स आप रिकॉल कर लें जो आपने कैलकुलस में पढ़े हुए थे, और उनको रिकॉल करते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से ये पूरी डेरिवेशन कर लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से आखिर तक पहुँचे। डेबिट टर्म्स कैंसिल हुई हैं अभी इससे ऊपर वाली लाइन में, इस लाइन में मेरा मतलब है, डेबिट टर्म्स कैंसिल हुई हैं तो हमारा हाइपोथेसिस काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। सॉरी, हमारा जो डेरिवेशन जो चल रही थी वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई है। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन में क्या हुआ, ये सिर्फ माइनस का साइन है, ये कहीं मूव हो गए इधर, और दूसरा काम क्या हुआ है, दूसरा काम हुआ है कि हमने एक कॉमन ले लिया, एक फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था, एक्स जे। ये हमने फैक्टर कॉमन ले लिया, और ज़रा सी और हमने सिंप्लीफिकेशन की, मतलब इन वैल्यूज़ को खोल दिया, 1 - 5 मल्टीप्लाई होता है एच ऑफ एक्स के साथ, उसको हमने खोल दिया चीज़ों को। खोलने के बाद हमें नज़र आया कि कुछ और टर्म जो कैंसिल आउट हो रही हैं। ये y इंटू एच ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब पीछे जो चीज़ बची वो ये है, -1/m समेशन है, और y - h है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स जे के साथ। ये तो अभी वो फॉर्म नहीं बनी जो हम देख रहे थे, उधर तो फॉर्म ज़रा सी मुख्तलिफ थी, वो फॉर्म ये थी। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ज़ाहिर बात है ज़रा सी सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो ये हमने देखा कि हमारा डेरिवेटिव किस तरह से देखने में बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा कि ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लीनियर रिग्रेशन का था। लेकिन एक बात नोट करने वाली, हमें पिछली स्लाइड पर भी देखी थी कि ये एच ऑफ एक्स की डेफिनेशन जो है ना, ये मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट डिसेंट एग्जैक्टली वो नहीं है, ये डिफरेंट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एच ऑफ एक्स एज कम्पेयर टू द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम फॉर लीनियर रिग्रेशन। तो ये है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखने में चाहे इसका थीटा जे अपडेट करने का रूल लीनियर रिग्रेशन के थीटा अपडेशन रूल्स जैसा लग रहा है, लेकिन वो दरअसल है नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिल्कुल पहले की तरह साइमल्टेनियस अपडेट होंगे ऑल थीटा जेस, और हमने अभी सारी डेरिवेशन भी देख लिया, हमें पता चल गया, अब एक एक डिटेल हमें समझ आ गई कि किस तरह से हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे थे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जे, जो कि हमें ऊपर नज़र आ रही है, जे ऑफ थीटा। आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों के पास जो लीनियर रिग्रेशन का डेटा अवेलेबल है, उसके अंदर चाहे आखिरी कॉलम में जहाँ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ रहे थे या नंबर ऑफ फॉल्ट्स आ रहे थे, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें उस कॉलम को ज़रा सा उस कॉलम के साथ एक और कॉलम ऐड कर लें, और उस नए कॉलम में क्या करें, क्लासेस लिख लें। क्लासेस किस तरह से लिखेंगे, अगर किसी एक सेल के अंदर यानी डिफेक्ट्स के कॉलम में किसी सेल में वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप उसको यस कह दें, और अगर वो वैल्यू 0 है तो आप उसको नो कह दें। यानी किसी भी सेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 75 डिफेक्ट्स, तो इसका मतलब है वो मॉड्यूल डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल था। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है 9 डिफेक्ट्स, तो तब भी वो डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल था। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है 5 डिफेक्ट्स, तो तब भी वो डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल था। लेकिन अगर वहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिफेक्ट्स, तो वो डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल नहीं था। तो आप बड़े ही आराम से इस आखिरी कॉलम को इस्तेमाल करते हुए उस पर एक नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पे थ्रेशोल्डिंग लगा के क्या कर सकते हैं, अपनी 2 क्लास प्रॉब्लम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस 2 क्लास प्रॉब्लम को डिज़ाइन करके आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रेडियंट डिसेंट एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने पास कर लें, और उसके बाद ये क्लासिफिकेशन करके देखें कितनी अच्छी है कितनी बुरी होती है।
तो ये क्लासिफिकेशन आपको ज़रा समझने में मदद देगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी चीज़ें। उसमें ये सारी डेरिवेशन तो ये डेरिवेशन ऑफ दी थीटा जे, डेरिवेशन ऑफ दी डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा, ये तो शायद उसमें आपको ज़रूरत ना पड़े, आप एग्जैक्टली इस टर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से कम से कम आपकी इंट्यूशन क्लियर हो रही होगी, आपको समझ आ रही होगी कि ये सारे स्टेप्स क्यों परफॉर्म हो रहे हैं और इसके बैक पे क्या मैथमेटिक्स चल रहा था। जिस तरह से हम लीनियर रिग्रेशन में फीचर स्केलिंग कर सकते थे, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट ज़रा जल्दी कन्वर्ज करे तो हम, और हमें लग रहा है कि हमारे फीचर्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि उनकी स्केलिंग ज़रूरी है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप फीचर स्केलिंग कर सकते हैं और फीचर स्केलिंग करने के बाद अपने ग्रेडियंट डिसेंट को पहले की निस्बत जल्दी कन्वर्ज करवा सकते हैं। दूसरा ये कि आप जैसे लीनियर रिग्रेशन में देखते थे कि क्या हमारा एल्गोरिथम सही सिम्प में जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी कन्वर्जेंस की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम लीनियर रिग्रेशन के टाइम ये करते थे कि हम एक प्लॉट कर लेते थे नंबर ऑफ आइटरेशन के अगेंस्ट जे की वैल्यू का, और हम कहते थे कि जे की वैल्यू शुड रिड्यूस या शुड डिक्रीज आफ्टर एवरी आइटरेशन, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो वैल्यू जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ती जा रही होती थी, वो वैल्यूज़ हमारी रिड्यूस, जे की वैल्यू हमें कम होती नज़र आ रही होती थी। तो हम इस तरह का काम इधर भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि ग्रेडियंट डिसेंट का ये जो तरीका है, ये जो ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका ये जो तरीका है थीटास को अपडेट करने का, इस तरीके के तहत वो थीटा वैल्यूज़ हमें इवेंचुअली मिलती हैं जो कि मैक्सिमाइज करती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड डेटा, यानी जो ट्रेनिंग डेटा होगा उसी की वैल्यूज़ एग्जैक्ट काफ़ी हद तक यानी गेट करने की या ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करता है ये तरीका कार। यानी इस तरीके को अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो पैरामीटर वैल्यूज़ हैं वो ऐसी वैल्यूज़ सिलेक्ट होंगी या वो ऐसी वैल्यूज़ एज ए एस्टिमेट सिलेक्ट होंगी जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग दी ऑब्जर्व डेटा मैक्सिमाइज करेंगी। और यकीनन ये सैम्पल डेटा में से चूज़ की गई चीज़ होगी। सैम्पल डेटा हमने ट्रेनिंग डेटा को इधर लिया हुआ है, तो सैम्पल डेटा में से वो पैरामीटर वैल्यूज़ चूज़ हो रही होंगी जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग दी ऑब्जर्व्ड डेटा मैक्सिमाइज करेंगी। तो इस प्रिंसिपल के तहत चलने वाली चीज़ को हम कहते हैं ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है। ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला एक तरीका है। तो ये जो हमारा एस्टीमेट है ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट भी कहला सकता है।